प्रधानमंत्री ने कोलकाता में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे कैंपस का किया उद्घाटन। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को मिलेगी मदद। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस हर तरह की चुनौती से निपटने में सक्षम। चंदखुरी में आयोजित दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 1 लाख नए मामले। इधर छत्तीसगढ़ में एक दिन में मिले 2400 मरीज। और केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने बढ़ाई लोकसभा और विधानसभा चुनाव में खर्च की सीमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे कैंपस का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़े थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक तक उत्तम स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में हमने एक और कदम बढ़ाया है। इससे उन गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को फायदा मिलेगा जिनका कोई अपना कैंसर से जूझ रहा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि साल की शुरुआत देश ने 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन से की थी। वहीं आज साल के पहले महीने के पहले हफ्ते में ही भारत 150 करोड़ वैक्सीन डोजेस का ऐतिहासिक मुकाम भी हासिल कर रहा है। चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का ये दूसरा कैंपस पश्चिम बंगाल के अनेकों नागरिकों के लिए बड़ी सुविधा लेकर आया है। इससे विशेष रूप से उन गरीब, उन मध्यम वर्ग परिवारों को बहुत राहत मिलेगी जिनका कोई अपना कैंसर से मुकाबला कर रहा है। कैंसर से जुड़ा इलाज, इससे जुड़ी सर्जरी और थेरेपी अब कोलकाता के इस आधुनिक अस्पताल की वजह से भी और सुलभ हो जाएगी। इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री की ओर चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे कैंपस के उद्घाटन पर केंद्र सरकार का धन्यवाद दिया और कहा कि इससे राज्य के कैंसर मरीजों को बहुत लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इसके निर्माण में 25% हिस्सेदारी राज्य सरकार की है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का यह परिसर 530 करोड़ रुपए की लागत से बना है। यह भारत के 25 क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों में से एक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज चंदखुरी स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस अकादमी में प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षकों के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। चंदखुरी में 10वें बैच के 33 और 11वें बैच के 9 प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षकों ने पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी ली और प्रशिक्षार्थियों को शपथ ग्रहण भी कराया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस हर तरह की चुनौती से निपटने में सक्षम है और उनकी सरकार राज्य के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित वातावरण देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य में जितनी संभावनाएं हैं उतनी चुनौतियां भी हैं। विकास के साथ साथ समाज को एक मजबूत सुरक्षा कवच की भी जरूरत होती है। राज्य के अनेक क्षेत्रों में विकास और सुरक्षा के इंतजामों में तालमेल बिठाना भी एक चुनौती रही है, लेकिन हमारी सरकार ने सदैव ऐसी चुनौतियों को स्वीकार किया है। प्रत्येक नागरिक को एक ऐसा सुरक्षित वातावरण देने के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें वह भय मुक्त होकर अपना जीवन यापन कर सके। उसके भीतर एक आत्मविश्वास पैदा हो और वह हर समाज विरोधी गतिविधियों का खुलकर प्रतिकार कर सके। इस मौके पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने प्रशिक्षार्थियों को संदेश देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की पुलिस और दीक्षांत समारोह में शामिल सभी पुलिस अधिकारी नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। समाज के हर तबके को पुलिस की आवश्यकता है और पुलिस भी ये बात जानती है।
दीक्षांत समारोह आपके मन में आगामी सेवा काल की ओर बढ़ने के लिए एक उत्साह जागृत करता है। आज आप इस योग्य हो गए हैं कि अब आगामी चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं। आप सभी को मैं इस अवसर पर अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना व्यक्त करता हूं एवं इस महत्वपूर्ण विभाग में आपका स्वागत करता हूं। इस अवसर पर पुलिस अकादमी के महानिदेशक डीएम अवस्थी तथा राज्य के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा भी मौजूद थे। पूरे देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। लंबे अंतराल के बाद पहली बार पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण 1 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। एक ही दिन में देश में 1,16,990 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस तरह कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 85,958 पहुंच गई है, जबकि देश में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 3,000 नए मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,199 मरीज ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 876, दिल्ली में 465 मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना से बचाव के लिए देश में अब तक 149 करोड़ 66 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 2,400 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। अकेले रायपुर जिले में 752 मामले सामने आए हैं, जबकि यहां तीसरी लहर में पहली मौत भी दर्ज की जा चुकी है। संक्रमितों में रायपुर एम्स में 6 सीनियर और 34 इंटर्न डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जेल विभाग के पुलिस महानिदेशक ने सभी जेलों में कैदियों से मुलाकात बंद करने के निर्देश दिए हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि अति आवश्यक होने पर सिर्फ न्यायालयीन कार्य के लिए अधिकृत वकील को प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मिलने की अनुमति रहेगी। वहीं कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान भी तेजी से चल रहा है। राजनांदगांव युवा कांग्रेस द्वारा वैक्सीन लगाओ उपहार पाओ कार्यक्रम चलाया गया। इसके तहत शहर के शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल परिसर के समीप 15 से 18 वर्ष के किशोरों को महापौर हेमा देशमुख ने उपहार देकर हौसला अफजाई की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन बहुत ही कारगर साबित हो रहा है, इसलिए सभी को वैक्सीन लगाना चाहिए। उन्होंने वैक्सीन लगाने आए किशोरों से कहा कि वापस जाकर वे अन्य लोगों को भी वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करें। बच्चों में जागरूकता लाने के लिए, उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उनको ये इनाम घोषित की गई है, ताकि उपहार देख के बच्चों को उनको मानसिक रूप से तैयार किया जाए कि आप आइए और कोविड का टीका लगाएंगे, ताकि ये लगाने से आप सुरक्षित भी रहेंगे और घर के लोगों को, आसपास के लोगों को और भी जिस उम्र के बच्चे हैं उनको प्रेरित करेंगे। तो एक उपहार उनका सम्मान का एक माध्यम है और इसी माध्यम से हम उनका सम्मान कर रहे हैं। वैक्सीन लगाने के बाद किशोरियों ने कहा है कि वैक्सीन स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए सभी को टीका लगाना चाहिए। ये तो अच्छा लगा हम लोग को मम्मी पापा भी लगाते थे तो हम लोग को लगता था कि हम लोग भी लगाएं। टीका एक ऐसी चीज़ है जो सबको लगाना चाहिए। टीका बहुत अच्छी चीज़ है, सब लगाएं। हम लोग को भी अच्छा लगा लगाए तो टीका। आज हमें कोविड टीकाकरण लगा तो बहुत अच्छा लगा। हर किसी को लगाना चाहिए, किसी को डरना नहीं चाहिए। और मैं क्लास 10 में पढ़ती हूँ, भारतीय गर्ल्स स्कूल। उल्लेखनीय है कि जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए युवा कांग्रेस द्वारा 7 दिवसीय कोरोना जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की मौजूदा चुनावी खर्च की सीमा बढ़ा दी है। यह आगामी होने वाले सभी चुनावों में लागू होगी। आयोग द्वारा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों में लोकसभा चुनाव की खर्च सीमा को 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख रुपए की गई है, जबकि गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह सीमा 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपए की गई है। इसी तरह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चुनाव व्यय सीमा बढ़ाकर 95 लाख रुपए की गई है। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा की तरह बड़े राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए व्यय सीमा 28 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपए और छोटे राज्यों में 20 लाख से बढ़ाकर 28 लाख रुपए कर दी है।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले वर्ष 2014 में चुनाव की खर्च सीमा में संशोधन किया गया था, जिसे फिर वर्ष 2020 में 10% बढ़ाया गया। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग ने चुनाव व्यय और अन्य संबंधित विषयों पर अध्ययन के लिए समिति गठित की थी, जिसमें समिति ने राजनीतिक दलों, मुख्य चुनाव अधिकारियों और चुनाव प्रेक्षकों से सुझाव मांगे थे। मिले सुझावों के आधार पर समिति ने पाया कि वर्ष 2014 के बाद से मतदाताओं की संख्या और मुद्रास्फीति बढ़ी है और प्रचार के तरीकों में भी बदलाव आया है। इसके बाद आयोग ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए उम्मीदवारों के लिए मौजूदा चुनाव व्यय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने संघ और राज्य लोक सेवा आयोग सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को सफलता के गुर बताए। श्री बंसल ने लाला जगदलपुरी केंद्रीय ग्रंथालय के अध्ययन कक्ष में युवाओं से बातचीत करते हुए कहा कि सकारात्मक सोच के अभाव में कोई भी सफल नहीं हो सकता। उन्होंने सकारात्मक सोच के साथ ही दृढ़ इच्छा शक्ति को भी सफलता के लिए आवश्यक बताया। श्री बंसल को यूपीएससी की ओर रुझान के संबंध में पूछने पर उन्होंने बताया कि वे स्नातक की पढ़ाई के बाद निजी कंपनी में कार्य करने लगे। यहाँ उनके कुछ साथी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। अपने युवा साथियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते देखकर लगा कि देश और समाज के प्रति अधिक से अधिक योगदान देने के लिए यह एक बेहतर अवसर है। आज लाला जगदलपुरी जिला ग्रंथालय में हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके साथ एक फेस टू फेस इंटरेक्शन था। साथ में वर्चुअली भी ज्ञानगुड़ी से जो जुड़े हुए बच्चे हैं और अन्य जिलों के भी जो छात्र छात्राएं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ एक विस्तार में चर्चा हुई। अलग अलग पहलुओं पे जो उनके डाउट्स थे वो भी सुलझाए गए और आने वाले समय में जो जिला प्रशासन ज्ञानगुड़ी के माध्यम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में बच्चों को बेहतर प्लेटफॉर्म दे रहा है, उसके लिए भी लोगों को अवगत कराएं। इस अवसर पर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने बताया कि वे समाज सेवा की भावना के साथ एक गैर शासकीय संगठन से जुड़ी हुई थीं। इस कार्य को वृहद स्तर पर करने के लिए प्रशासनिक सेवाओं में असीमित संभावनाओं को देखते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में वे जुट गए। इस कार्यक्रम में शामिल दृष्टि बाधित बनवारी बघेल की दृढ़ इच्छा शक्ति देख कलेक्टर श्री बंसल और सुश्री चौधरी अभिभूत हो गए। दोनों अधिकारियों ने श्री बनवारी को पाठ्य सामग्री के साथ ही आवश्यक सहयोग देने की बात कही। दर्शकों, केंद्र सरकार इन दिनों आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। 75 सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान हम आज़ादी के जननायकों से नई पीढ़ी को परिचित करा रहे हैं। आज़ादी के सफर में आज के दिन बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी। आइए जानते हैं क्या है इसकी कहानी। ईमान की तख्ते लंदन पर चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ये जोशीला शेर अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर का है, जो आजाद हिंद रेडियो के कार्यक्रमों के शुरू में गूंजता था। बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना के उपरांत नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की। उसे जर्मनी की रेडियो सर्विस के अंग के रूप में आरंभ किया गया था। उसका पहला प्रसारण 7 जनवरी 1942 को हुआ था। रेडियो के कार्यक्रमों में विदेश में रह रहे भारतीयों के साथ साथ इस महाद्वीप में रह रहे लोगों के प्रति एकजुटता दिखाई जाती थी। उनमें समाचार बुलेटिन भी शामिल थे, जो अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, पश्तो, तमिल, फारसी और तेलुगु में प्रसारित किए जाते थे। हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है, उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आजादी हासिल न हो। आप संगठित शक्ति से शांति और अहिंसा पूर्वक आत्म बलिदान करने के लिए जल्द से जल्द तैयार हो जाइए। न मालूम कब बिगुल बज उठे। असंगठित और कमजोर रहना पाप है। गुलामी सब कष्टों और पापों की जड़ है। अब गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए एक दिल एक प्राण होकर कटिबद्ध हो जाइए। हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है। हाँ, हमें स्वतंत्रता का मूल्य चुकाना होगा। आप इसके लिए तैयार हो जाइए, जिससे यदि हम गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो स्वतंत्र हिंदुस्तान में जीवे और मरे। तभी आजाद हिंदुस्तान दुनिया को नए नए संदेश दे सकेगा।
शुरू में रेडियो का मुख्यालय जर्मनी में था, जिसे बाद में सिंगापुर स्थानांतरित कर दिया गया। बर्लिन से प्रसारण में बोस ब्रिटिश क्षेत्रों पर जापानी विजय का उत्सव मनाते थे और पूरे जुनून के साथ भारत छोड़ो आंदोलन पर चर्चा करते थे। आजाद हिंद रेडियो का उद्देश्य दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सहयोगी देशों से रेडियो प्रसारण का मुकाबला करना था। अखिल ब्रह्मांडपति प्रणमि चरणे। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।